हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। 156 को हम यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग करेंगे, उसके बाद संख्या को बढ़ाते हुए जाएंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 18। 2 नम 18। अब ये संख्या 3 से भाग होगी, 3 एकम 3, यहाँ से 0 बचेगा तो ये हो जाएगा 9। 3 तिया 9, 13 जो है 13 से ही पूरा भाग होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 156 के गुणनखंड क्या है? 2 2, इनको गुणा में करके लिखेंगे 3 गुणा 13। देखिए 2 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की घात हो जाएगी 2। अगर 2 3 बार लिखा हुआ होता तो यहाँ पर घात हो जाती 3 गुणा 3 गुणा 13। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में है 14 और 35, दूसरा है 18 और 25। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है अगर 2 संख्याओं का HCF यानी कि मैच है, अगर एक होता है तो हम उनको कहते हैं कि ये संख्याएं सह अभाज्य है। तो इनका HCF निकालेंगे, 14 के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 35 के गुणनखंड करेंगे। यह हो जाएगा 2 सते 14, 35 के गुणनखंड 5 सते 35। HCF क्या आया हमारा? 7, क्योंकि 7 इन दोनों गुणनखंडों में है। अब इसके भी निकाल लेते हैं। 18 के गुणनखंड करेंगे, फिर 25 के गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 25 के गुणनखंड, इसमें क्या आएगा? 5 गुणा 5। अब HCF क्या होगा? सभी की गुणा में हमेशा 1 होता है, तो इन दोनों गुणनखंडों में क्या है? 1 कॉमन है, यानी कि 1 ही HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यही जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 2 ही संख्याओं की ज़रूरत होती है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। सबसे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 को यहाँ पर लिखेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग करके देखते हैं कि ये भाग हो जाता है या फिर नहीं। 2 सते 14, यहाँ से 0 बचा तो ये हो गया 4। 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 12। 2 छिक 12, फिर 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 16। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे। 2 नम 18। अब ये संख्या 3 से भाग होगी। 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3। अब 144 को लिखेंगे और बराबर में इन सभी गुणनखंडों के लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा था। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2। 1 2। अब हम इन सभी को घात के रूप में लिख देंगे। 2 कितनी बार है? 4 बार, तो घात हो जाएगी 4। 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो 3 की घात हो जाएगी 2। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड में ये रहे अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, गुणनखंडों की घातों का योग, इनकी जो घात है उनका योग करना है, तो इनको जोड़ देंगे, 4 + 2 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घातों का योग।
4 + 2 तो कितना आ जाएगा 6। दिया है HCF, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है 252 और 594। इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मैसे दे रखा है 18 और हमें ज्ञात करना है LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 4 चीज़ें होती है, अगर उनमें से 3 चीज़ें दे रखी होती हैं तो आपको 4वीं चीज़ को निकालना है। क्या होती है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, बराबर होता है HCF यानी कि मैस है गुणा LCM यानी कि लेस है। दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 252 गुणा 594 बराबर HCF कितना दे रखा है 18 गुणा LCM हमें निकालना है तो इसको जो कतु रखेंगे, 18 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा 252 गुणा 594 बटे में आ जाएगा 18 बराबर LCM। 594 को 18 से भाग कर देंगे, 18 एकम 18 यहाँ पर एक आएगा, 18 तिया 54 यहाँ से 5 बचा और ये हो गया 54, 18 तिया 54। जब हम 252 और 33 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8316 और जब हम 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये ही आ जाएगा जुकतू। तो लेस है कितना आया? लेस है हमारा आया 8316। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हर साल पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हम उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब P और Q कोई ना कोई संख्या है, अगर हम इसको काट करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आएगी जिससे इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मैस है 1 हो जाएगा, क्योंकि हम तो हमेशा इन संख्याओं को काटते हैं और काट करके छोटा कर देते हैं। जैसे 25 और बटे में 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं को काटेंगे और छोटा कर देंगे तो 5 से दोनों भाग हो जाएगी, 5 5 25, 5 एकम 5, तो यहाँ से क्या आया 5 बटे में 1। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो हमारे पास आएगा 1। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। √2 बराबर A/B, जहाँ A और B क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का मैस है 1 आएगा। A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा B डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी अनंत हो जाएगा। अब हम यहाँ से रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे।
दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यानी कि √2 का वर्ग करने पर यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर a² और बटे में b² हो जाएगा। अब हम b² को इस तरफ लेकर आएंगे और 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा b² बराबर a² बटे में 2 आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर b² था। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 जो है a² को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अगर 2 a² को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 a को भी पूरा पूरा भाग करेगा। जैसे 25 कोई संख्या है और बटे में 5 है, यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 बटे में 5। 5 25 को पूरा पूरा भाग कर देगा तो यहाँ पर 5 आएगा। अगर हम इसका वर्ग हटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और बटे में भी 5 रहेगा, तो 5 जो है 5 से फिर भी भाग हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2a² को पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ग को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन जो सिंपल संख्या है उसको भी विभाजित करेगा। a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ a/2। जब हम a को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं कि c आ जाएगा। अब हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से a का मान क्या आएगा, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2c। a का मान कितना है 2c, a का मान यहाँ पर रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, b² बराबर a² बटे में था 2 और हमारे पास a का क्या मान आया था 2c, तो a के स्थान पर 2c को रख देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा b² जो का तो रहेगा बराबर a के स्थान पर 2c को रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 है, b² बराबर यहाँ पर 2 का भी वर्ग है और c का भी वर्ग है, क्योंकि होल स्क्वायर है यानी कि वर्ग। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का वर्ग जो का तो रहेगा बटे में 2। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, b² बराबर 2c²। 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बटे में 2 बराबर c²। इन दोनों को हम बदल के भी लिख सकते हैं, यानी कि c² को इस तरफ लिख देंगे और इसको दूसरी तरफ लिख देंगे, b² बटे में 2। इसका ये मतलब है कि 2 b² को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अगर 2 b² को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इसका मतलब ये भी होगा कि 2b को भी पूरा पूरा भाग करेगा। जैसे हमने पीछे बताया था कि ये हो जाएगा 4/2, तो ये पूरा पूरा भाग कर देगा। अगर ऐसा होगा तो 2 जो है 2 को भी पूरा पूरा भाग कर देगा।
यहाँ पर आएगा 1, चूँकि 2b² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है कि b/2। अगर हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ आएगा, मान लेते हैं कि d आ जाएगा। अगर यहाँ से b का मान निकाले तो क्या आएगा, b = 2d। अब देखिए शुरू में हमने क्या माना था कि a और b का अगर हम HCF निकाले यानी कि में से निकाले तो क्या आना चाहिए, 1, यानी कि a और b हो गए सह अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर a के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, a × 1, और b के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, b × 1, और इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। अगर हम यहाँ पर इसी प्रश्न में आगे चल कर के ये सिद्ध कर दे कि इन दोनों संख्याओं का HCF 1 के अलावा कुछ और भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या जो हम मान करके चले हैं। तो देखिए यहाँ पर a के गुणनखंड क्या है, a × 1, और हमने क्या निकाला है, a के गुणनखंड है 2 × c। तो यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और b के गुणनखंड क्या निकाले हैं हमने, b के गुणनखंड आए हैं 2 × d, यानी कि a के गुणनखंड क्या आए हैं, 2c, और b के गुणनखंड क्या आए हैं, 2d। अगर इनका HCF निकाले तो क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 भी HCF है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना था वो गलत था। हमने क्या मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हो जाएगी समीकरण 3। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो कि हमने शुरू में मान लिया था, अतः हमारा मानना गलत था। मानना
गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हमें उल्टा मान लेना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस संख्या को काट करके छोटा कर देंगे तो यहाँ पर A आ जाएगा, नीचे B आ जाएगा। 7√5 बराबर A/B, जहाँ A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए P और Q दोनों पूर्णांक है और जब हम इसको काट करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, A और B। जब यहाँ पर ये पूर्णांक है तो यहाँ पर भी पूर्णांक ही होंगे और 7 भी एक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को एक साइड में कर लेंगे और जो रूट वाली संख्या है उसको एक साइड में कर लेंगे। तो 7 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये जाएगा भाग्य के अंदर, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √5 बराबर 7 यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ, A/7B। देखिए A, B और 7 तीनों के तीनों पूर्णांक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि A, B और 7 पूर्णांक है, इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या होगी। जब ये वाली परिमेय संख्या है तो दूसरी तरफ भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 5 बराबर 5 होता है, 7 बराबर 7 होता है, 10 बराबर 10 होता है। तो जो इस तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा। अगर यहाँ पर परिमेय संख्या है तो इस तरफ भी परिमेय संख्या होगी। तो इसके हिसाब से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, √3, √5, √7 कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि रूट के अंदर 4। अगर हम यहाँ से रूट हटाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये होगी एक परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, और इससे हमें पता चलता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, और अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः हमारा मानना गलत था। गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5 + √3 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक हैं। तथा Q ≠ 0। इसको हम काट करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर A आ जाएगा और नीचे B आ जाएगा। 5 + √3 बराबर A/B, जहाँ पर A और B क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इन दोनों का HCF क्या होता है? 1, तथा B ≠ 0। अब हम रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और पूर्णांकों को एक तरफ कर लेंगे। √3 बराबर A/B। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा। बटे में 1 मान लेंगे और लैसा ले लेंगे। B और 1 का लैसा लेंगे तो हमारे पास B ही आ जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम लैसा नहीं लेते, गुणा कर लेते हैं। B और 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। √3 बराबर क्या आया गुणा करने के बाद? B। अब तीसरी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करने के बाद A आ जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5B आ जाएगा। अब देखिए A, B और 5 तीनों के तीनों पूर्णांक है, इसलिए ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या। चूंकि A, B और 5 पूर्णांक हैं, इसलिए A - 5B/B एक परिमेय संख्या है। अर्थात इस हिसाब से तो ये वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर में तो क्या तो परिमेय संख्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या होती है, या फिर 5 = 5 होता है, 10 = 10 होता है। √3 भी एक
परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। गलत इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती और ना ही अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या हो सकती। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।